हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आरआरबी सीबीडी 2 का क्विक रिवीजन में हमने आरसीसी के कॉलम का बेसिक पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, एल इफेक्टिव क्या होती है। तो पहला लेक्चर, अगर इसका पहला पार्ट नहीं देखा है जरूर जाके देख लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन लेवल पे हमने जितने भी कोडल वैल्यूज उनको डिस्कस किया था। आगे की कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब हम एलएसएम से स्टार्ट करने वाले हैं। डब्ल्यूएसएम तक कर चुके हैं। तो एलएसएम में बात करें तो सबसे पहले कुछ हमारे पास एलएसएम में क्या बात करेंगे, यहाँ पर अजम्पशन होंगे। पहला अजम्पशन एज इंपॉर्टेंट कि ये क्या बोलता है, पहला अजम्पशन बोलता है ये जो प्लेन सेक्शन है रिमेन प्लेन, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन आफ्टर एंड बिफोर बेंडिंग। तो प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन। और इसका बेसिक मतलब ही यही होता है कि जो स्ट्रेन का डायग्राम है ना, स्ट्रेन डायग्राम हम लीनियर बनाएंगे। तो स्ट्रेन जो हमारा प्लेन सेक्शन है रिमेन प्लेन, दैट मीन्स कि जो स्ट्रेन का डायग्राम है, जो स्ट्रेन डायग्राम है, जो हमारा स्ट्रेन डायग्राम है वो क्या बनेगा, वो हमारा लीनियर बनेगा। इट विल बी लीनियर। ओके, अगर आगे की बात करें यहाँ पर तो हमारे पास कुछ कुछ पॉइंट्स है वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हमारा सिर्फ बेंडिंग कंप्रेशन का है केस, अगर पहला केस की बात करें, इन केस ऑफ, अब क्या केस है, इन केस ऑफ बेंडिंग कंप्रेशन, बेंडिंग कंप्रेशन के केस में, इन केस ऑफ बेंडिंग कंप्रेशन, जो बेंडिंग कंप्रेशन है उसके केस में मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन, इस केस में हमारा जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन है वो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन विल बी 0.0035। तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन हमारा कितना हो जाता है इस केस में, ये हो जाता है मेरा 0.0035। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं दूसरा केस है हमारा इन केस ऑफ कंप्रेसिव डायरेक्ट। तो हमारा क्या हो रहा है, इन केस ऑफ कंप्रेशन। अब हमारा कंप्रेसिव डायरेक्ट लगता है डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेन। तो बेसिकली अगर हमारा डायरेक्ट कंप्रेशन लग रहा है तो जो हमारा डायरेक्ट मैक्सिमम कंप्रेसिव, तो हमारा डायरेक्ट मैक्सिमम कंप्रेसिव या मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो कितना हो जाता है इस केस में, अगर हमारा सिर्फ डायरेक्ट एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रहा है तो स्ट्रेन की स्पेलिंग गलत हो गई। तो यहाँ पर ए आएगा, पहले स्ट्रेन हो जाएगा हमारा 0.002। तो ये केस याद रखने हैं। अगर हमारा बेंडिंग में है तो हमारा स्ट्रेन हो जाता है मैक्सिमम 0.0035। अगर हमारा कंप्रेसिव लोड लग रहा है तो हो जाता है हमारा 0.002। और अगर हमारा नेक्स्ट केस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है कि जो हमारी अब मेंबर है, मेंबर जो है वो एक्सियल कंप्रेशन में है, बेंडिंग है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। तो मेंबर अब हमारा क्या है, मेंबर सब्जेक्टेड टू, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। यहाँ पे बेसिकली ये पॉइंट है हमारा कि मेंबर इज सब्जेक्टेड टू, ये तो एग्जाम में इतनी बार पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट। मेंबर सब्जेक्टेड टू, किससे सब्जेक्टेड है, एक्सियल कंप्रेशन। मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेशन एंड बेंडिंग। मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेशन एंड बेंडिंग, और कोई टेंशन नहीं है, मतलब बेंडिंग और कंप्रेसिव लग रहा है लेकिन कोई भी टेंशन नहीं है। तो इसको बोलते हैं नो टेंशन केस एंड नो टेंशन। तो डायरेक्टली आ जाता है नो टेंशन, टेंशन में नहीं है। और टेंशन में नहीं है तो अब हमारा कितना लगता है स्ट्रेन, तो स्ट्रेन की वैल्यू याद रखनी है। इस केस में हमारा स्ट्रेन हो जाता है 0.0035 माइनस 0.75 माइनस 0.75 सिग्मा एलसी। ये हमारा लास्ट, ये क्या है, स्ट्रेन इन लीस्ट कंप्रेसिव मेंबर। ये क्या शो करता है, स्ट्रेन इन लीस्ट कंप्रेसिव मेंबर। जो हमारा लीस्ट कंप्रेसिव मेंबर है उसमें कितना स्ट्रेन है, इसकी वैल्यू को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.75 से, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारा ये फॉर्मूला हो जाता है। अगर हमारा नो टेंशन है तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, याद होना चाहिए। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है वेरी इंपॉर्टेंट। वेल, एक और बोला जाता है कि जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कंक्रीट नहीं लेती, मतलब हम कंक्रीट के लिए ये इग्नोर कर देते। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो हमारी कंक्रीट में कुछ बहुत थोड़ी बहुत तो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी तो हम उसको इग्नोर करके चलते हैं। तो इससे फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा इंक्रीज ही हो रहा है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर, हम कंक्रीट को मान रहे हैं कि वो बिल्कुल भी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं लेता है, तो इट इज इग्नोर। तो ये कुछ पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, हमें याद होने चाहिए। और अगर कॉलम जो है हमारा नो टेंशन डेवलप हो रहा है, इसका मतलब क्या है, नो टेंशन है तो जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है वो सेक्शन के आगे बाहर, मतलब इफ नो टेंशन इज देयर तो जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है वो हमारे सेक्शन के बाहर लाई करता है।
अब हमारे को कुछ चीजें समझनी है, जैसे कि अगर हमारे जो कॉलम है उसको जब हम डिजाइन करें, अगर इसेंट्रिसिटी है, अगर इसेंट्रिसिटी गिवन है तो हम उसके लिए डिजाइन करेंगे, अगर इसेंट्रिसिटी गिवन नहीं है तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आता है, तो एटलीस्ट ई मिनिमम के लिए हम डिजाइन करेंगे, मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन करेंगे। और ई मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है, L0 अपॉन 500 प्लस में बी या फिर डी अपॉन में क्या आ जाएगा 30। अगर वाई डायरेक्शन में ले रहे हैं, अगर वाई डायरेक्शन में ले रहे हैं तो हम बी लेंगे, एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं तो डी लेंगे, तो या तो बी या फिर डी जो हमारा ये है। और हमारा 20 mm जो भी मैक्सिमम होगा, जो भी मैक्सिमम होगा उसके लिए हम डिजाइन करेंगे। तो ई मिनिमम जो अगर हमारे क्वेश्चन में इसेंट्रिसिटी गिवन है तब तो उसी के लिए डिजाइन करो, अगर इसेंट्रिसिटी गिवन नहीं है तो हमें मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन करना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला होता है L0/500 प्लस में बी या डी, एक्स या वाई डायरेक्शन कैसे आप देख रहे हो, वाई डायरेक्शन है तो बी, एक्स डायरेक्शन है तो डी, और 20 मीटर जो 20 mm, तो जो भी हमारी ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगी हम उसके लिए डिजाइन करेंगे। अब यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला लगता है जिसको वीआईपी फॉर्मूला बोलते हैं, हम लोग वीआईपी फॉर्मूला बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है, ये जो लोड है वो कब लगेगा, 0.40, बेसिकली क्या कह रहा है फॉर्मूला कि 0.40 एफसी के ए प्लस में 0.67 एफ वाई इंटू ए एस सी। ये फॉर्मूला कब कब लगेगा, पहले तो उसकी कंडीशन जान लेते हैं। ये फॉर्मूला तब तब लगता है जब तो हमारी, अगर जो हमारी कॉलम है वो पहले बात तो शॉर्ट हो, अगर कॉलम हमारी शॉर्ट है, मतलब शॉर्ट है इसका मतलब सिलेंडर रेशियो जो हमारा 12 से कम 3 से ज्यादा होना चाहिए। और अगर हम बात करें मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए हम डिजाइन करते हैं, तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी अभी हमने जस्ट देखा, ई मिनिमम के लिए हम देते हैं, इसको कंसीडर करते हैं। जो ई मिनिमम है वो किससे ज्यादा नहीं करना चाहिए, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 0.05 ऑफ बी और डी, जो हमारा बी और डी है, जो भी लेटरल डायमेंशन है उसके 0.05 से ज्यादा अगर हमारा ई मिनिमम है तब तो हम ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। तो पहले ई मिनिमम निकालोगे और फिर चेक करोगे 0.05 ऑफ बी और डी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब हम ये ऊपर वाला फॉर्मूला है उसको आराम से एप्लीकेबल कर लेंगे। अगर हम बात करते हैं तो जो ये हमारा फॉर्मूला है 0.40 एफ सी के ए सी प्लस 0.67 एफ वाई ए सी, तो ये एक्सियल लोड होगा। जब हमारा लोड कैसा लग रहा हो, एक्सियल लग रहा हो, या फिर हमारा जो बेसिकली जो मिनिमम है लोड हमारा एक्सियल लग रहा हो, और जो हमारा मिनिमम ई मिनिमम है ये 0.05 ऑफ बी और डी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और शॉर्ट कॉलम होनी चाहिए, तब हम इस जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई करते हैं। अब हम हेलिकल रिइंफोर्समेंट को समझते हैं। हेलिकल रिइंफोर्समेंट में क्या होता है, हेलिकल रिइंफोर्समेंट में आपने ये जो फॉर्मूला देखा है जस्ट अभी आपने जैसे WC में देखा था, WSM में देखा था, WSM में हमारा फॉर्मूला क्या था, अगर हम WSM की बात करें या हेलिकल की बात की जा रही है, हेलिकल में जो हमारा WSM में फॉर्मूला था वो ये था कि सिग्मा CC AC प्लस में सिग्मा SC इंटू ASC। अगर आप इसको देखोगे तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, आप इसका जो है बेसिकली इसका लोड इंक्रीज कर दो आप 5% से इंक्रीज कर दो। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो हेलिकल रिइंफोर्समेंट में जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो हम 5% से इंक्रीज कर देते हैं। वहीं पे ये किसके लिए, शॉर्ट के लिए। तो एक तो ये अगर हम लोड इंक्रीज कर रहे तो क्या फायदा है, हम ज्यादा यूज करेंगे तो रिइंफोर्समेंट है वो रिइंफोर्समेंट ज्यादा करेंगे तो डक्टिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। वहीं पे अगर हम शॉर्ट कॉलम के लिए देखें और अब हम लॉन्ग कॉलम के लिए देखें तो क्या होगा, ये बिल्कुल सेम रहेगा, बस मल्टीप्लाई क्या होता है हमारा CR का होता है मल्टीप्लाई 5% से यहाँ पे भी बढ़ाया सिग्मा CC AC प्लस में सिग्मा SC ASC। ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लॉन्ग कॉलम के लिए। अगर CR की बात करें तो क्या था 1.25, डायरेक्टली फॉर्मूला आ जाता है L इफेक्टिव अपॉन में 48B, जिसके लिए होता है हमारा रेक्टेंगल के लिए, इट इज एप्लीकेबल फॉर रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए हमारा CR का ये फॉर्मूला होता है। वहीं पे अगर हम बात करें तो जो हमारा LSM में, अगर LSM हेलिकल के लिए LSM की बात करें तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हम यूज करते हैं PU इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी 5% से बढ़ाएंगे, और जस्ट अभी हमने फॉर्मूला देखा था 0.4 FC के 0.4 FC के AC प्लस 0.67 FY ASC, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा एक्सियल लोड है, ये एक्सियल लोड होना चाहिए, शॉर्ट कॉलम होनी चाहिए, और ई मिनिमम जो भी हमने ई मिनिमम देखा था वो 0.05 बी या फिर डी से छोटी होनी चाहिए, ये शॉर्ट होनी चाहिए और एक्सियल होनी चाहिए। ये सारी कंडीशन होगा तो ये बिल्कुल फॉर्मूला लगेगा। अब अगर हम बात करते हैं कुछ हेलिकल फुलफिल, जो हमारी कंडीशंस होते हैं वो फुलफिल होनी चाहिए, जैसे कि अगर हम इसको देखें, ये एक बड़ा सा कॉलम है, फिर इसके अंदर अब हम यहाँ पर इस तरीके से बार्स को प्रोवाइड करेंगे, ऐसा
तरीके से बार को प्रोवाइड किया है। एटलीस्ट 6 प्रोवाइड करनी पड़ेगी हमें, एटलीस्ट 6 प्रोवाइड करेंगे हम बार्स को, तरीके से रहेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये हमारा ये स्मॉल किसको शो करता है, ये स्मॉल वाला क्रॉस सेक्शन डीसी को शो करता है, और ये हमारा पूरा कैपिटल डी को शो करता है, ये हमारा कैपिटल डी को शो करता है। तो डीसी क्या है, कोर डाया। डीसी क्या है मेरा, अगर डीसी की बात करूं तो ये क्या है, कोर डाया है। और ये कहां से कहां तक रहता है, आउटर टू आउटर स्ट्रिप से हम कंसीडर करते हैं। तो आउटर टू आउटर स्ट्रिप की जो हमारी होती है उसको हम कंसीडर करते हैं, और ये हमारा कोर डाया है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, एक होता है एजी। एजी याद रखना है, ये क्या है, ग्रॉस एरिया। ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए। ग्रॉस एरिया, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, π/4 डी स्क्वायर। अब देखो ये वाला डी है, कैपिटल डी, कैपिटल डी। अगर हम डीसी की बात करें, जो अभी हमने कोड आया देखा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो कैपिटल डी है उसमें माइनस कर दो ट्वाइस ऑफ क्लियर कवर। आप देखो क्लियर कवर को माइनस कर दोगे 2 बार तो आपको डीसी मिल जाएगा। तो कैपिटल डी में से आप क्लियर कवर को 2 बार करके माइनस कर दो, डीसी की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हमारा एक आता है एसी, जो एरिया ऑफ कोर है। तो पहले अगर डीसी फाइंड कर लिया तो π/4 डीसी का होल स्क्वायर, ये हमारा एरिया ऑफ कोर मिल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर एक और होता है वीसी, एक टर्म होता है वीसी। ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोर। ये क्या होता है, वीसी की बात करते हैं, ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोर इन 1 मीटर। 1 मीटर में कितना वॉल्यूम है। बीसी की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ कोर इनटू 1 मीटर। तो अब यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू जो भी 1 मीटर बोल रहे हैं। तो अगर हम बात करें एसी हो जाएगा, और 1 मीटर को हम 1000 में कन्वर्ट कर ले, वो mm में कन्वर्ट कर लेते तो ये हो जाएगा 1000 और mm क्यूब। ये हो जाएगा वॉल्यूम है तो हमारा हो जाएगा mm क्यूब। ये तो मेरा वीसी हो गया। यहाँ पर एक और होता है वीएच। वीएच होता है हेलिकल रिइंफोर्समेंट इन 1 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ भाई, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पे कॉलम को देखें यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरीके से हम ऐसे लगाएंगे, यही है हमारा हेलिकल। तो ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट। इट इज वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट इन 1 मीटर। हेलिकल रिइंफोर्समेंट जो है हमारा, रिइंफोर्समेंट इन 1 मीटर, इसको 1 मीटर में। तो बस इजी है बहुत, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहले बात 1000 अपॉन पिच। पिच क्या है, पिच की अगर हम बात करें तो ये जो 2 हमारा सेक्शन था, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू को हम बोलते हैं पिच। तो ये हो जाता है हमारा 1000 अपॉन पिच मल्टीप्लाई में पाई डी एच, क्योंकि इतने लेंथ पर हमारा जा रहा है, मल्टीप्लाई में जो हमारे हेलिकल बार्स जो हमने लगाए हैं उनका एरिया, π/4 फाई एच का होल स्क्वायर, π/4 फाई एच का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा ये वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट आ गया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि जो पिच है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो पिच जो है हमारा, हम यहाँ पर पिच की बात करें तो यहाँ से हमारा पिच के लिए आता है, दूसरे कलर से देखते हैं। पिच के लिए यहाँ पे हमारा कोडल वैल्यूज आती है। पिच क्या कहता है, पिच बोलता है कि आपकी जो वैल्यू है पिच है वो 75 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और DC/6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब पिच जो है 75 मीटर या फिर DC/6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और मिनिमम की बात करें तो 25 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और इससे जो हमारा 3 टाइम्स ऑफ हेलिकल डायमीटर है उससे भी कम नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली अगर हम पिच की बात करें तो 75 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, डीसी जो कोड आया है उसके डिवाइड बाय 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और 25 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और जो हमारी हेलिकल डाया है उसके 3 टाइम्स से कम नहीं होनी चाहिए। ये पिच की कंडीशन है। तो ये जो कॉलम है हमने बिल्कुल पूरा देख लिया, हेलिकल का भी समझ लिया है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हमें देखना है। ये जो फॉर्मूला है, इतनी कहानी जो पढ़ी है इस फॉर्मूले के लिए तो पढ़ी है। एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कहता है, ये जो हेलिकल के लिए फॉर्मूला है कंडीशन फुलफिल्ड होनी चाहिए। कंडीशन फुलफिल्ड, ये अगर कंडीशन फुलफिल्ड होगी हेलिकल में तो बस बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो कंडीशन फुलफिल इन हेलिकल इज, क्या होता है कि ये जो है 0.36 FC के अपॉन FY ब्रैकेट में हमारा AG, अभी हमने देखा AG कैसे निकालते हैं, फिर AC -1 इट शुड बी लेस देन इक्वल टू VH वॉल्यूम ऑफ हेलिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोर। तो इन दोनों के रेशियो से छोटा होना चाहिए। तो ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है हमारी हेलिकल रिइंफोर्समेंट में तो बस, और हमने ये सब समझ लिया। पिच की कंडीशन याद रखनी है। पिच तो बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, तो ये सब याद रखना है। हमने बहुत अच्छे से कॉलम को दोनों जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है 2 पार्ट में करके अच्छे से समझ लिया। तो पुराने लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।